तो बात करते हैं अब डिजीज की जो कि ड्रग एक्शंस को अफेक्ट करता हो। इसमें हम बात करेंगे थायराइड डिजीज की, जो हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि यदि हाइपोथायराइड का पेशेंट होता है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है डाइगोक्सिन जैसे ड्रग्स से, मॉर्फिन जैसे ड्रग्स से, या वो ड्रग्स का क्लास जिसे सीनेस डिप्रेसेंट कहा गया है उससे भी वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ड्रग्स पेशेंट। यहाँ पर यदि हाइपरथायराइडिज्म होगा तो रेसिस्टेंस होगा आइनोट्रोपिक एक्शंस ऑफ डाइगोक्सिन से, बट सेंसिटिव होगा अरिथमिक एक्शन ऑफ डाइगोक्सिन से। तो हम देखें कि एक ड्रग्स में दो एक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने चर्चा की डाइगोक्सिन की, डाइगोक्सिन में आइनोट्रोपिक इफेक्ट भी है और अरिथमिक इफेक्ट भी है। तो इन दोनों एक्शंस में देखेंगे कि एक ड्रग्स का यदि दो एक्शंस है और हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है तो एक एक्शन से रेसिस्टेंस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा डाइगोक्सिन का एक्शन है अरिथमिया, हार्ट रेट को इंक्रीज करना, उसमें अफेक्ट पड़ेगा, उसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो एक ही ड्रग का दो इफेक्ट है। एक इफेक्ट आइनोट्रोपिक इफेक्ट, जिसमें हम देखते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स में कि कार्डियक मसल्स का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है, उसको आइनोट्रोपिक एक्शंस कहते हैं। तो डाइगोक्सिन में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट पे। अदर डिजीज की यदि बात की जाए तो एंटीपायरेटिक एक्शन सिर्फ फीवर में देखेगा। मतलब एंटीपायरेटिक ड्रग्स कोई हमने दिया है जैसे कि पैरासीटामोल, निमोसोलाइड वगैरह वगैरह, आइब्रोफेनेक, तो आप यदि फीवर में है, मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है, तो उस पर ये एक्शन दिखाएगा और वो टेम्परेचर को नॉर्मल तक लेकर आ जाएगा। लेकिन एंटीपायरेटिक एक्शंस यदि देखा जाए कि नॉर्मल पेशेंट को यदि दिया जाए जिसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, तो उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। बात करते हैं थायराइड जैसे ड्रग्स की। दूसरे ड्रग्स में थायराइड एक डायूरेटिक ड्रग्स है, और यदि किसी में एडिमा का पेशेंट है, एडिमा होता है जब वाटर का एक्यूमुलेशन बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में थायराइड का एक्शन बहुत तेजी से होगा और वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यूरिन का आउटपुट करता है। अब बात करते हैं हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मोर प्रोन होता है एड्रेनालिन का एंड डिजिटालिस इंड्यूस अरिथमिया। यहाँ हम जैसे हम बात कर रहे हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का, तो एमआई जो है वो ज्यादा प्रोन है एड्रेनालिन का। मतलब एमआई के पेशेंट पे यदि एड्रेनालिन दिया जाए तो ज्यादा सेंसिटिव होगा, और डिजिटालिस इंड्यूस अरिथमिया जो है वो ज्यादा दिखेगा एमआई के पेशेंट में। एट्रोपिन की यदि बात की जाए, इमिप्रामिन, फुरोसेमाइड, ये यूरिनरी रिटेंशन इन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोपिक में देखा जा सकता है कि यूरिनरी रिटेंशन करता है, मतलब यूरिन का ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन होगा प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी वाले पेशेंट में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग डिजीज में अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग भूमिका, कि डिजीज स्टेट में ड्रग्स का इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। जैसे हमने देखा फीवर होगा तो एंटीपायरेटिक एक्शन देखने को मिलेगा, मतलब वो ड्रग जो फीवर को कम करता है उसे एंटीपायरेटिक कहा गया। यदि हमने नॉर्मल टेम्परेचर वाले पेशेंट को दिया जिसका फीवर नहीं है, उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है। अदर डिजीज स्टेट में हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया का। सिजोफ्रेनिक टॉलरेट करता है ज्यादा से ज्यादा डोज ऑफ फेनोथायाजाइन का, लेकिन यदि जिसको सिजोफ्रेनिक पेशेंट नहीं हो तो फेनोथायाजाइन जैसे ड्रग्स का डोज वो ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। उसी तरीके से यदि मॉर्फिन की बात की जाए हेड इंजरी वाले पेशेंट को, तो मॉर्फिन हेड इंजरी वाले पेशेंट को नहीं देते हैं। सपोज डेट करो कि यदि कोई पेशेंट आपके पास हेड इंजरी वाला पेशेंट आया है, जैसे कोई एक्सीडेंटल है और उसको हेड में इंजरी है, उस वक्त मॉर्फिन यदि उसको दे दिया, हालांकि हेड इंजरी वाले पेशेंट को पेन काफी ज्यादा होगा क्योंकि उसके हेड में इंजरी है तो पेन भी दिखेगा, लेकिन मॉर्फिन सबसे अच्छा पेन रिड्यूस करने वाला ड्रग है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के क्लास में आता है। लेकिन मॉर्फिन से एक और दूसरा इफेक्ट है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, और जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसे भी वो डिप्रेस करता है, जिस कारण से रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत होगी और पेशेंट सांस लेने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हेड इंजरी वाले पेशेंट को मॉर्फिन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सेंटर को भी डिप्रेस करता है। तो ये हम ध्यान देंगे
कि हेड इंजरी वाले पेशेंट को हम मॉर्फिन ना दें। कोट्राइमोक्साजोल जिसमें कि दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, एक सल्फोनामाइड जिसे सल्फामेथोक्साजोल और दूसरा है ट्राइमेथोप्रिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को कोट्राइमोक्साजोल कहते हैं। ये ज्यादा एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा एड्स वाले पेशेंट का, मतलब यदि नॉर्मल पेशेंट को देखा दिया जाए तो उसमें एडवर्स इफेक्ट के चांसेस एज कंपेयर टू एड्स वाले पेशेंट से कम होगा। एड्स वाले पेशेंट में एडवर्स इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। कुछ अदर ड्रग्स की और बात करते हैं। इमिप्रामिन, क्लोरप्रोमाजिन्स, ये एबोलिश करता है एंटी हाइपरटेंसिन एक्शन ऑफ गोनेथिडिन और क्लोनिडिन का। यहाँ पे भी देखेंगे अदर ड्रग्स के साथ क्या कॉम्बिनेशन है कि एक ड्रग्स जो है दूसरे ड्रग के एंटी हाइपरटेंसिव को एबोलिश कर रहा है। डायबिटिक डेवलप असिम्प्टोटिक हाइपोग्लाइसेमिया इन इंसुलिन, सल्फोनिलूरिया अलोंग विथ प्रोपेनोलोल ट्रीटमेंट। तो हम बात करते थे डायबिटीज की, तो डायबिटीज डेवलप करेगा असिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसेमिया इन इंसुलिन। तो यदि हमने इंसुलिन दिया डायबिटिक वाले पेशेंट को तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए हाइपोग्लाइसेमिया भी आपको देखने को मिल जाए। सल्फोनिलूरिया ये भी एक एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि ओरल दिया जाता है। इसे हम प्रोपेनोल के साथ देते हैं तो हो सकता है कि असिम्प्टिक हाइपोग्लाइसेमिया आपको देखने को मिल जाए, जो कि नॉर्मल पेशेंट में नहीं दिखेगा, सिर्फ डायबिटिक वाले पेशेंट में ही दिखेगा। फेनोथायाजिन और मेटोक्लोप्रामाइड ये ब्लॉक करता है लीवोडोपा थेरेपेटिक इफेक्ट्स। तो हम देखेंगे लीवोडोपा एक ऐसा ड्रग है जो कि पार्किंसन में देने वाला एक ड्रग है। पार्किंसन जिसमें हाथों में ट्रिमर या बॉडी में ट्रिमर होते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो लीवोडोपा को यदि दिया गया लेकिन उसके साथ हमने फेनोथायाजाइंस और मेटोक्लोप्रामाइड दिया तो लीवोडोपा एक डोपामिन रिसेप्टर पे एक्ट होने वाला ड्रग है, डोपामिन एगोनिस्ट है। इसके अगेंस्ट में हमने ये मेटोक्लोप्रामाइड और फेनोथायाजिन इसके एक्शंस को ब्लॉक करता हुआ देखा जाता है। बात करते हैं इंडोमेथासिन और एस्प्रिन की। इंडोमेथासिन और एस्प्रिन ये दोनों के दोनों फुरिसेमाइड के एक्शन को ब्लंट करते हैं। फुरिसेमाइड होता है एक डायूरेटिक्स, तो इन दोनों के एक्शंस को ब्लंट करता है, डायरेक्टिक एक्शंस को ब्लंट करता है ये दोनों ड्रग्स, जिसमें एस्प्रिन और इंडोमेथासिन है। एस्प्रिन जो है वो रिड्यूस करता है पोटेशियम स्पेयरिंग एक्शन ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन का। स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग एक्शन को प्रोड्यूस करता है, मतलब बॉडी में पोटेशियम को बचाए रखता है, यूरिन का आउटपुट कराता है। स्पाइरोनोलैक्टोन एक डायूरेटिक ड्रग है जो कि यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करता है, लेकिन उस यूरिन में पोटेशियम नहीं आ पाता है, वो पोटेशियम को शरीर में ही बचा लेता है, इसलिए पोटेशियम स्पेयरिंग कहा जाता है। तो यदि एस्प्रिन दे दिया हमने तो स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम को स्पेयर नहीं कर सकता, बॉडी में कम पोटेशियम स्पेयर होगा और कुछ अमाउंट यूरिन में अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा पोटेशियम का। अदर ड्रग्स में हम बात करेंगे फुरेसेमाइड और अमाइनोग्लाइकोसाइड, वो इनहांस करता है ओटोटॉक्सिटी को। मतलब यदि हमने फुरेसेमाइड और अमाइनोग्लाइकोसाइड को दिया तो ये ओटोटॉक्सिसिटी, मतलब कान में जो टॉक्सिटी होती है ईयर में, जिसमें मुख्य रूप से इनर ईयर की टॉक्सिटी है, उस टॉक्सिटी को इंक्रीज करेगा। एलोप्रिनोल और एम्पिसिलिन जो है ये दोनों ड्रग जो है स्किन रैशेस कॉज कर सकते हैं। ये दोनों ड्रग्स की खासियत है, एलोप्रिनोल से भी स्किन रैशेस आते हैं और एम्पिसिलिन से भी स्किन रैशेस आते हैं। डायरेटिक से हाइपोकैलेमिया पोटेंशिएट क्यूरेट। क्यूरेट जो है एक ऐसा ड्रग है जिसका मैकेनिज्म एक्शन पोटेशियम पे बेस्ड होता है, लेकिन इसे यदि हमने डायूरेटिक के साथ दिया तो डायूरेटिक से हाइपोकैलेमिया होगा, मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, और जैसे पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है तो क्यूरेट पोटेंशिएट कर देता है ये क्यूरेट के एक्शंस को, क्योंकि क्यूरेट का एक्शन जो है वो पोटेशियम के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं जिसे डायूरेटिक्स ने कम किया है, जिसको हम लोग हाइपोकैलेमिया कहते हैं।
डायरेटिक से हाइपोकैलेमिया होता है और डिजिटालिस का भी एक्शन है वो पोटेशियम पे ही डिपेंड करता है, उसके मैकेनिज्म पे। तो यदि पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है। तो इसीलिए कभी कभी यदि डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है तो हम ज्यादा पोटेशियम देते हैं, लेकिन इस केस में जब हमने डायरेटिक्स दिया है तो पोटेशियम कम हुआ है और उस कारण से डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ गई है। सक्सिलिन कोलिन इज प्रोन टू इंड्यूस अरिथमिया इन डिजिटालिस पेशेंट। यहां हम बात करते हैं सक्सिलिन कोलिन की। सक्सिलिन कोलिन भी अरिथमिया इंड्यूस करता है डिजिटालिस पेशेंट में। तो ये सब चीजें देखी गई है। अब हम बात करते हैं क्यूमुलेशंस की। क्यूमुलेशंस क्या है? क्यूमुलेशन किसे कहते हैं? क्यूमुलेशंस को समझने के लिए हमें समझ लेना चाहिए कि बॉडी में कोई ड्रग क्यूमुलेट कब होगा। इसका दो कारण होगा। पहला, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो लेस हो जाए और रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉडी में जो है उसके अपेक्षा में, मतलब जिस रेट से ड्रग्स बाहर जाता है और जिस रेट से ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है बॉडी में, इन दोनों का रेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक जैसा। जितना ड्रग इंटर करता है उतना ड्रग ही बाहर चला जाए, तो कुमुलेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन सपोज करो रेट ऑफ एलिमिनेशन मतलब बाहर जाने की दर जो है, एलिमिनेशन का जो रेट है बॉडी से वो कम हो गया है रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हमारा कुमुलेशन इफेक्ट दिखेगा। कुमुलेटिव टॉक्सिटी में कुछ इस प्रकार से देखेंगे टॉक्सिटी। पहला है क्लोरोक्विन जो कि रेटिना को डैमेज करता है। यदि क्लोरोक्विन हमारे रेटिना में क्यूमुलेट होता है तो वो रेटिना को भी डैमेज कर सकता है। डाइगोक्सिन लोडिंग डोज नॉट रिपीटेड विद इन द वीक्स। हम कहते हैं डाइगोक्सिन का जो लोडिंग डोज है, लोडिंग डोज कुछ हाई अमाउंट में दिया जाता है डाइगोक्सिन का एज कंपेयर टू मेंटेनेंस डोज। तो एक बार हमने लोडिंग डोज दे दिया डाइगोक्सिन का तो उसको बॉडी में निकलने में कुछ समय लगेगा, तो इसलिए हमने कहा कि एक वीक तक, कुछ वीकों तक डाइगोक्सिन को फिर से उसका लोडिंग डोज हम नहीं देते हैं, क्योंकि लोडिंग डोज जो है वो ज्यादा अमाउंट में दिया जाने वाला डोज है एज कंपेयर टू मेंटेनेंस डोज। तो डाइगोक्सिन का मेंटेनेंस डोज दे सकते हैं लेकिन लोडिंग डोज दोबारा हम लोग कुछ वीक के बाद ही देंगे। उसी तरीके से इमेटिन कोर्स शुड नॉट बी रिपीटेड विद इन 6 वीक्स। इमेटिन भी हमारे शरीर से बाहर निकलने में कुछ समय लेता है क्योंकि इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है थोड़ा स्लो है। तो एक बार हमने इमेटिन का कोर्स जो कुछ दिनों का होता है, यदि वो कोर्स चला दिया इमेटिन का और फिर हमें लगता है कि फिर से हमें इमेटिन देने की जरूरत है, तो हमें कम से कम 6 वीक रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे इमेटिन दे सकते हैं। तो इमेटिन कोर्स जो है शुड नॉट रिपीट होगा विद इन 6 वीक। अब हम बात करते हैं टॉलरेंस की। टॉलरेंस रिक्वायर्ड ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। अब इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि गिवन रिस्पॉन्स या गिवन पीरियड रिस्पॉन्स या गिवन रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स को यदि हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हायर डोज का अमाउंट ऑफ ड्रग लेना पड़ता है, उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस दो तरीके का होता है, मुख्य रूप से नेचुरल टॉलरेंस जो नेचुरली होता है और एक्वायर्ड टॉलरेंस जो कुछ समय तक के बाद डेवलप होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल टॉलरेंस की। नेचुरल टॉलरेंस की हम बात करें तो स्पेसीज या इंडिविजुअल इज इनहेरेंटली लेस सेंसिटिव टू द ड्रग। मतलब यहाँ पे कोई खास तरह का स्पेसीज या इंडिविजुअल जो था वो लेस सेंसिटिव होता है किसी भी ड्रग से। जैसे रेबिट्स आर टॉलरेट टू द एट्रोपिन। रेबिट्स की बात करें तो रेबिट एट्रोपिन से टॉलरेट होता है, जबकि ब्लैक माइड्रेटिक से टॉलरेट होता है। ब्लैक कहने का मतलब हो गया जो कि ब्लैक पर्सन होते हैं, ब्लैक अफ्रीका में पाए जाते हैं। हालांकि अमेरिका में भी एक लंबी चौड़ी आबादी ब्लैक्स रहती है। तो ब्लैक्स हो गया वो ज्यादा टॉलरेट करते हैं माइड्रेटिक्स के डोज को, और रेबिट जो है वो ज्यादा टॉलरेट करेगा एट्रोपिन्स को। तो यहाँ पे बात किया गया कि नेचुरल टॉलरेंस है कि किसी में कोई ड्रग्स देते हैं तो शुरू से उसमें टॉलरेंस दिखेगा, उसे ज्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा या रेबिट्स को ज्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा एट्रोपिन। एक्वायर्ड टॉलरेंस कहते हैं
कि बॉडी कैपेबल होता है, डेवलप करता है टॉलरेंस यदि हमने डोज को रिपीट दिया है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो कि कोई हमने किसी को अल्कोहल कंज्यूम किया है और उसने पहली बार अल्कोहल को कंज्यूम किया है। उस वक्त क्या होगा कि जब उसने पहली बार अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो उसे अल्कोहल का जो भी इफेक्ट होगा वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन यदि वो अल्कोहल को रिपीट करता है तो जो पहला जो इफेक्ट दिखा था उस इफेक्ट को लेने के लिए अब वो पर डे कुछ ना कुछ अल्कोहल का अमाउंट इंक्रीज होता चला जाएगा। इसे कहते हैं कि धीरे धीरे एक्वायर किया उसने और पहले इफेक्ट जो पहली बार देखा था सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अब उसे हायर अमाउंट ऑफ अल्कोहल को कंज्यूम करना पड़ता है। तो बॉडी इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग टॉलरेंस टू द मोस्ट रिपीटेड ड्रग्स। यहाँ पर सीएनएस डिप्रेसेंट का चर्चा होती है कि सीएनएस डिप्रेसेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा टॉलरेंस को डेवलप होता है। यहाँ पे एक्वायर्ड टॉलरेंस की बात होती है। यहाँ पे कुछ कहते हैं कि कुछ ड्रग जो है उसमें टॉलरेंस देखा नहीं जाता है, कुछ ड्रग्स में डेवलप नहीं होता है सिग्निफिकेंट टॉलरेंस। इसमें कुछ नाम है एट्रोपिन का, कोकेन का, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड का और डिजिटालिस का। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि ड्रग्स का टॉलरेंस जो है वो डेवलप होते हुए नहीं दिखता है। मतलब हमने जो पहली बार ड्रग्स यूज किया है या उसको हम रिपीट भी यूज कर रहे हैं या उसे हम 1 महीने के बाद यूज कर रहे हैं तो जो पहली ड्रग डोज में इफेक्ट दिखेगा वो वही सेम इफेक्ट आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे या फिर 10 या 20 डोज के बाद भी दिखेगा। उसमें कोई भी उसके इफेक्ट में कोई भी टॉलरेंस नहीं दिखेगा। तो कुछ ड्रग्स है एट्रोपिन, कोकेन, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड और डिजिटालिस जिसमें टॉलरेंस नहीं दिखता है। एक्वायर्ड टॉलरेंस, टॉलरेंस नीड नॉट डेवलप इक्वली टू ऑल एक्शन ऑफ ड्रग। इस बात को समझिए कि एक ड्रग्स में एक से ज्यादा एक्शन हो सकते हैं। जैसे कोई ड्रग जो है एंटीपायरेटिक भी हो सकता है, उसी ड्रग में उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और बाकी सारी चीजें भी देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं निमोसलाइड की, तो निमोसलाइड जो है एंटीपायरेटिक भी है, वो फीवर को रिड्यूस भी करता है। इसके साथ साथ निमोसलाइड जो है वो एनाल्जेसिक्स भी है जिससे पेन भी रिड्यूस होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो हर तरह के इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं ड्रग्स में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई ड्रग्स का तीनों इफेक्ट जो है या तीनों एक्शन जो है उसमें टॉलरेंस देखा जाए। तो टॉलरेंस नीड नॉट टू डेवलप इक्वली टू ऑल एक्शन ऑफ द ड्रग्स। दूसरे हम देखते हैं कि टॉलरेंस डेवलप सीडेटिव एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजिन बट नॉट टू एंटीसाइकोटिक एक्शंस। यहां देखते हैं एग्जांपल के रूप में कि क्लोरप्रोमाजिन में सीडेटिव एक्टिव भी है और क्लोरप्रोमाजिन में एंटीसाइकोटिक एक्शन, दो एक्शन है। क्लोरप्रोमाजिन लीजिएगा तो आपको सीडेशन भी प्रोड्यूस होता है और क्लोरप्रोमाजिन में एंटीसाइकोटिक एक्शन, ये एक ही ड्रग में दो एक्शंस देखे गए। तो टॉलरेंस डेवलप होता है सीडेटिव एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजिन कि पहले पहले लोगे थोड़ी सी नींद जैसे दिखेगी, थोड़ा सी काल्मिंग इफेक्ट दिखेगा आपको सीडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग्स, लेकिन कुछ समय के बाद वो लेने से टॉलरेट हो जाता है। मतलब आपने ड्रग्स लिया तो आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन एंटीसाइकोटिक इफेक्ट जो है उस पर कोई फर्क नहीं दिखेगा कि क्लोरप्रोमाजिन का जो पहले डोज में एंटीसाइकोटिक इफेक्ट है वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे ड्रग भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं दिखेगा। उसी तरीके से हम बात करते हैं टॉलरेंस टू सीडेटिव एक्शन ऑफ फेनोबार्बिटोन बट नॉट टू द एंटीप्लेक्टिक एक्शंस। तो फेनोबार्बिटोन में भी दो एक्शंस देखने को मिले, पहला सीडेटिव एक्शंस और दूसरा एंटी एपिलेप्टिक एक्शंस। तो टॉलरेंस जो डेवलप होता है वो सीडेटिव एक्शंस डेवलप होता है फेनोबार्बिटोन का, लेकिन उसके एंटी एपिलेप्टिक एक्शंस पे कोई भी टॉलरेंस डेवलप नहीं होगा। यहां बात करते हैं टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस टू एनाल्जेसिक एक्शंस एंड यूफेरिक एक्शन ऑफ द मॉर्फिन बट नॉट इज द एंटी एपिलेप्टिक एक्शंस। तो मॉर्फिन में यहाँ पे 3 तरह के एक्शंस की चर्चा की गई। मॉर्फिन में मुख्य रूप से एक एनाल्जेसिक एक्शन होता है, मॉर्फिन पेन को भी रिड्यूस कर सकता है, यूफोरिक एक्शंस भी होता है और इसमें एंटी एपिलेप्टिक एक्शंस भी होता है। तो टॉलरेंस किस एक्शंस में प्रोड्यूस होगा? इसके एनाल्जेसिक एक्शन में प्रोड्यूस होगा, मतलब पहली बार जो मॉर्फिन पेन को रिड्यूस करता हुआ दिखेगा, हो सकता है कि दूसरे, तीसरे, चौथे डोज के बाद
कुछ ज्यादा अमाउंट लेना पड़े तब वो एनाल्जेसिक एक्शंस को दे, या यूफेरिक एक्शंस को भी कुछ ज्यादा अमाउंट में लेना पड़े। लेकिन उसका जो एंटी एपिलेप्टिक एक्शन है, मतलब सीजर, या हम कहते हैं सिंपली में मिर्गी जैसी, हिंदी में यदि समझा जाए ऐसे रफ में, तो एंटी एपिलेप्टिक एक्शंस में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। जो पहला डोज पे मॉर्फिन में दिखेगा वो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे डोज पे भी दिखेगा। अब हम बात करते हैं क्रॉस टॉलरेंस की। क्रॉस टॉलरेंस देखा जाता है फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड ड्रग्स में। यदि दो ड्रग्स जिसका फार्माकोलॉजिकल एक दूसरे से मिलता हो उसको हम कहेंगे क्रॉस टॉलरेंस। तो क्रॉस टॉलरेंस में दो तरह का आपको दिखेगा, पहला पार्शियल और दूसरा कंप्लीट। आप ऐसे समझिए क्रॉस टॉलरेंस को कि यहां पर पार्शियल भी है और कंप्लीट भी है। पार्शियल क्रॉस टॉलरेंस कहते हैं मॉर्फिन और बार्बिटूरेट, इन दोनों में पार्शियल क्रॉस टॉलरेंस है, और कंप्लीट क्रॉस टॉलरेंस होगा पैथिडीन और मॉर्फिन को। ऐसा समझिए कि पैथिडीन या मॉर्फिन, सपोज करो कि किसी को मॉर्फिन से टॉलरेंस हो गया, इसको आप सिंपली तरह में समझ सकते हैं कि यदि आपके पास कोई पेशेंट आया हो, आप उससे पूछते हो कि आप कोई नशा करते हैं क्या, वो बोलता है हाँ मैं कोई नशा करता हूं, तो आप उसको, यदि उसे नींद नहीं आ रही है तो आप उसे नॉर्मल डोज नहीं लिखोगे, नॉर्मल डोज से कुछ अमाउंट बढ़ा के उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्योंकि हालांकि आप, ये भी सच है कि उसने कभी कि कोई नींद की दवा ली नहीं है, पहली बार ही आपके पास आया, फिर भी आप उसे नींद की दवा कुछ इंक्रीज करके देते हैं। मतलब जो उसने नशे वाली दवा ली थी उस कारण से जो आपकी नींद की जो दवा है, जिसे सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी में कहते हैं, वो थोड़ा इंक्रीज करके देना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि मॉर्फिन किसी को दिया गया है तो पैथिडीन से भी उसे टॉलरेंस डेवलप होगा। यदि वो कंप्लीट है, मतलब पूरी तरीके से टॉलरेंस का इफेक्ट दिखाता है, तो उसे कंप्लीट टॉलरेंस कहते हैं। और यदि पार्शियली इफेक्ट दिखता है कि मॉर्फिन का जो इफेक्ट है उसमें पार्शियली होता है कि थोड़ा सा पार्शियली इफेक्ट बार्बिटूरेट का भी चेंज होकर दिखेगा, क्योंकि बार्बिटूरेट को भी थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ा के देना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं पार्शियली क्रॉस टॉलरेंस। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस टॉलरेंस, क्रॉस टॉलरेंस के दो मैकेनिज्म होते हैं, पहला फार्मेकोकाइनेटिक या ड्रग डिस्पोजिशन, और दूसरा फार्मेकोडायनेमिक या सेलुलर टॉलरेंस। तो क्रॉस टॉलरेंस के दो मैकेनिज्म है, लेकिन इसको पढ़ने के पहले हम लेते हैं थोड़ा सा विश्राम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को फॉर मोर वीडियोस।